नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का एक ऐसा उद्बोधन जिसमें वे बता रहे हैं भारतीयों का गौरव किस प्रकार संपूर्ण विश्व में बढ़ रहा है। इसके साथ ही G20 समिट की मेजबानी की विशेषता भी उन्होंने बताई और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये बात सही है और हम सब उसका अनुभव कर रहे हैं कि प्रतिवर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अनुभव देने वाले कई प्रसंग हमने अभी अभी अनुभूति में हमारे लाए हैं। जैसे G20 की परिषद यहां पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहां पर हुई उसके एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई। उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। केवल भूतकाल की बात नहीं, हमारी वर्तमान की जो उमंग भरी उड़ान है उसको भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, दुनिया भर के देशों के लोगों ने। और हमारे मन की जो सद्भावना है, प्रामाणिक सद्भावना है, अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाने में पहले ही दिन परिषद का घोषणा पत्र एक मत से कराने में, और हमारी राजनीतिक कुशलता भी उन्होंने देखी, हमारी प्रामाणिक सद्भावना भी उन्होंने देखी। विशेषकर आर्थिक विषयों पर केंद्रित जो परिषद होती थी, उसमें पहली बार वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई। महिलाओं के उन्नति की, महिलाओं के नेतृत्व की बात कही गई और वो मानव केंद्रित बात हो गई। उसमें करुणा के ग्लोबलाइजेशन की बात भी यहां जो C20 हुआ था वहां रखी गई। ऐसा एक प्रसंग हमको एक झलक देके गया कि हमारा स्थान आज दुनिया में क्या बना है। हमारे नेतृत्व के कारण भारत का एक विशिष्ट स्थान दुनिया के अग्रणी देशों में बन गया। इसको हमने अनुभव किया। ऐसा अभिनंदनीय कार्य हमारे सामने हुआ है। और केवल उसी इसमें नहीं, हमारे खिलाड़ी भी इस बार आशियाई खेल हुए। 100 से अधिक, इस भाषण को लिखते तक 107 पदक, 28 स्वर्ण, रौप्य पदक 38 और 41 कांस्य हमारे खिलाड़ियों ने जीते। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में। सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र ये प्रगति भी हमने देखी है। और इसलिए हमको बड़ा आनंद लगता है कि हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। और केवल भौतिक बातों में नहीं, राष्ट्र का पुरुषार्थ उस राष्ट्र की अपनी धरोहर के आधार पर अपने वैश्विक प्रयोजन के सिद्ध करने वाले आदर्शों के आधार पर होती है। उनको हम देखते, उनका अनुकरण करते, तब आगे बढ़ते। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श
भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से। परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। भगवान राम करुणा के प्रतीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते हैं। परंतु ये सारे प्रसंग भारत का एक अमृत काल देखने का सौभाग्य हम सबको मिला है। और इसलिए शताब्दियों की संकट परंपरा को पार हमने किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ध्यान में आता है। हमने सदाचार अहिंसा की शिक्षा देने वाले भगवान महावीर जी का 2550वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका 350वां वर्ष हम संपन्न कर रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने के लिए, योग्य बनने के लिए हमको फिर से अपने मूल की ओर खींचा और उसकी स्पष्ट और यथार्थ कल्पना दी। रूढ़ी कुरीतियों को बाजू रखकर वास्तविक अर्थ क्या है वो बताया। उनका 200वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। ऐसे ही रानी दुर्गावती, भारतीय महिलाओं की शक्ति, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, प्रशासकीय कुशलता, प्रजाहित दक्षता, इसका परिचय देने वाली, उनका 500वां वर्ष। और साथ साथ भक्ति का परिचय देने वाली संत मीराबाई, इनका 550वां वर्ष। ये अभी हम संपन्न करने वाले हैं, आगे उनका वर्ष है। ऐसे ही अपने राजनीतिक प्रशासन की कुशलता के साथ साथ, प्रजाहित दक्षता के साथ साथ जो अपने जीवन को सामाजिक विषमता के निर्मूलन के लिए लगा चुके, ऐसे कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज का, उनका भी 150वां जयंती वर्ष हम मना रहे। अभी अभी हमने संपन्न किया, तमिलनाडु में एक संत हो गए, वल्ललार जी, श्री रामलिंगम वल्ललार जी। उन्होंने अपने जवानी से ही स्वतंत्रता की अलग समाज में जगाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो दरिद्रता दिख रही, भूखे लोग दिख रहे, वो अंग्रेजों के गुलामी के प्रतीक है और उसका उपाय मैं करूंगा। तो उन्होंने पहले अन्नदान प्रारंभ किया। उस समय तमिलनाडु में जो चूल्हा उन्होंने अन्नदान के लिए जगलाया, वो आज भी जल रहा है और वहां अन्नदान कार्यक्रम चल रहा है। आध्यात्मिक सांस्कृतिक जागृति के आधार पर सामाजिक समता और स्वतंत्रता का संदेश देने वाले वल्ललार जी की भी 200वां वर्ष अभी संपन्न हुआ, अक्टूबर में पूरा किया। इन सब महापुरुषों के द्वारा हमको ये संदेश मिलते हैं सामाजिक समरसता के, स्व के गौरव के, अपने परंपरा के, दुनिया को देने के लिए हमारे पास क्या क्या है उसके। जैसे हमारे प्रमुख अतिथि जी ने उल्लेख किया, हमारे हर बात में हमारा स्व है, संगीत में है, अन्न में है, सारी बातों में है। उसको दुनिया को देने का समय आ गया है और इसलिए उस स्व का गौरव धारण करके
स्व के आधार पर देश का एक यशस्वी जीवन खड़ा करके बताना संपूर्ण दुनिया को, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और उसके साथ साथ वो आज के विश्व की आवश्यकता भी है। आज का विश्व 2000 साल सुख की खोज में अनेक प्रकार के प्रयोग करके थक गया और वो कहता है कि हमको रास्ता चाहिए, क्योंकि विश्व में अनेक समस्याएं हैं जिनका हल उनको नहीं मिला। स्वार्थ और कट्टरपन के चलते कलह चलते हैं, उसका कोई हल नहीं दिख रहा। विश्व ने प्रयास किया सबको एक रंग में घोलने का, सब में यूनिफॉर्मिटी लाने का, एकरूपता लाने का। वो यशस्वी हो नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि बनी है विविधता, वो विविध ही रहेगी। विविधता में एकता कैसे आएगी, उसका कोई आधार उनके पास नहीं। और इसलिए स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे। स्वार्थों के टकराव और अतिवादिता के कारण युद्ध चलते हैं, उसका कोई उपाय नजर नहीं आता। प्रकृति विरुद्ध जीवन शैली, जीवन में स्वैरता, अनिर्बंध उपभोग, आत्यंतिक व्यक्तिवाद, अमर्याद शोषण, अधूरी दृष्टि के कारण उपजने वाले ये सारे दोष है। उसके चलते जो समस्याएं पैदा हुई है पर्यावरण की वगैरह, विश्व को उसका रास्ता नहीं दिख रहा है और उसकी भी अपेक्षा है कि भारत रास्ता दिखाए। इसके बाद मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में बताया कि किस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सीखने की जरूरत है, लेकिन वही चीज जो देश के हित में हो। साथ ही उन्होंने देश की संस्कृति के बारे में भी विस्तार से समझाया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। समाज को भी अपने स्व का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये समझ में आना चाहिए कि हमारी सब बातों में हमारा स्व है, इसलिए हमारी कौन सी बातें काल सुसंगत है उनको रखना चाहिए। कौन सी ऐसी बातें दुनिया में चल रही जिससे हमको सीखना है, उसको हमको लेना है, परंतु देशानुकूल बनाकर लेना है। और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी अपनी है, वो समयानुकूल है कि नहीं, काल सुसंगत है कि नहीं, ये देखते हुए उनमें आवश्यक परिवर्तन करते हुए, जो काल बाह्य हो गई उनको छोड़ते हुए हमको भी अपने आचरण को बदलकर आगे चलना चाहिए। क्योंकि संपूर्ण देश को आगे बढ़ना है तो शासन की स्व आधारित युगानुकूल नीति बन रही है, धीरे धीरे ही बनेगी। गलत नीति पर पोथी निष्ठता के कारण या भ्रामक कल्पनाओं के कारण इतना आगे चले गए थे, एकदम अबाउट टर्न नहीं हो सकता। ऐसे हम गए, अब धीरे धीरे मुड़ रहे हैं, वो काम होगा, परंतु उसके साथ साथ हमको प्रशासन की तत्पर सुसंगत लोकाभिमुख कृति चाहिए। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है समाज का मन वचन कर्म से सहयोग और समर्थन। इससे देश की स्थिति में परिवर्तन आएगा। आज की हालत में अपने मूल्यों पर हम खड़े होकर अगर परिवर्तन लाते हैं तो उससे दुनिया को नया रास्ता मिल जाएगा। अब ये हम करने लगे, लेकिन थोड़ा और एक बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते।
क्योंकि भारत का उत्थान होगा तो कलह मिटेंगे, भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा, शोषण जाएगा। इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी, वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे। इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। विरोध करने के लिए किसी विचारधारा का आवरण ये लोग ओढ़ लेते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कोई बड़ा उद्देश्य, मन लुभावन उद्देश्य ऐसा घोषित करते कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा ही रहता है, अपना उल्लू सीधा करने का रहता है। और कोई भी हो, किसी भी विचारधारा का हो, वो खाटी संघ वाला हो या कम्युनिस्ट हो, अगर वो प्रामाणिक है, निस्वार्थ बुद्धि से काम कर रहा है, तो उनके लिए वो बाधा ही बनता है। ये जानकर ऐसे सब लोगों का वो विरोध करते हैं। अभी एक नया नाम उनका चलता है दुनिया में, कल्चरल मार्क्सिस्ट या वोक, यानी जगे हुए, वोकिज्म, ऐसे शब्द चलते हैं। नाम तो मार्क्स का लेते हैं, लेकिन 1920 में ही उन्होंने समझा कि मार्क्स ने जो भविष्यवाणी की वैसा होने वाला नहीं है, तो वैसा होने के नाम पर हमारे हाथ में पूरी दुनिया की पकड़ आ जाए, इसलिए तब से ही उन्होंने अपना उद्योग प्रारंभ किया है। इसलिए उसी समय उन्होंने मार्क्स की बातों को भुला दिया और आगे बढ़ रहे हैं। और आजकल वो जो कहते हैं और बोलते और बताते हैं, विश्व की सारी सुव्यवस्था का उनका विरोध है। विश्व में मांगल्य का, संस्कार का, संयम का उनका विरोध है। अनिर्बंध स्वैराचार का वो पुरस्कार करते हैं। ये पुरस्कार सहज हो जाए, जोर से हो जाए, इसलिए माध्यमों को और अकादमियों में अपना वर्चस्व स्थापित कर उनका उपयोग करते हैं। देश की शिक्षा को भ्रष्ट करते हैं, देश के संस्कार को भ्रष्ट करते हैं, राजनीति, सामाजिक वातावरण, इन सब को भ्रम और भ्रष्टता का शिकार बनाते हैं। असत्य, विपर्यस्त और अतिरंजित वृत्त के द्वारा ये भ्रम और द्वेष फैलाना, भय फैलाना आसान हो जाता है। उसके चलते जो झगड़े बनते हैं, उन झगड़ों में उलझाकर समाज को अपनी पकड़ में लाना, अपनी अधिसत्ता में फांसना, ये वो करते हैं। किसी भी राष्ट्र की जनता में ऐसी अनास्था, दिग्भ्रम, परस्पर द्वेष उत्पन्न करने वाली ये जो प्रणाली है ना, अपने यहां चाणक्य नीति में उसका नाम है मंत्र विप्लव। विष से एक आदमी मरता है, बाणों से एक को ही मार सकते हैं, लेकिन मंत्र विप्लव से प्रजा सहित राजा का नाश होता है, ऐसी उक्ति है। ये इन लोगों से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपने प्रतिस्पर्धी को पराजित करने की जो उद्योग चलते हैं, उसमें इन शक्तियों के साथ गठबंधन करने का अविवेक भी चलता है। यह अपेक्षित नहीं है, लेकिन होता है। और समाज में अगर आत्मविस्मृति है, समाज में अगर अनेक प्रकार के भेद है, आपस में लड़ाई है, स्वार्थों की प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो फिर उनका काम आसान हो जाता है। और इसलिए इन आसुरी शक्ति को बल न बढ़े, ऐसा हमको देखना है। हम इधर उधर की घटनाएं देखते हैं तो ये सहज बात ध्यान में आती है कि ऐसा कुछ है। अभी मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते हैं, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है?
बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृह मंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन, और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया। वहां की सरकार चाहती नहीं, देश की सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे होकर भी चलता रहा, क्योंकि शांति का प्रयास होता है और सफल हो रहा है, ऐसा देखते देखते ही कोई हादसा करवा दो तो फिर से दूरी बढ़ती है, फिर से द्वेष बढ़ता है। ये करने वालों के पीछे कौन थे? ये गुस्सा भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है, और इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुआयामात्मक काम करना पड़ेगा। वहां लोगों के मन टूट गए। केवल शांति का प्रश्न नहीं, अब समाज को जोड़ने का भी प्रश्न है। संघ के स्वयंसेवक पहले से अंत तक वही करते रहे, आज भी कर रहे हैं। सबकी सेवा कर रहे हैं, समदृष्टि से सबको देख रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं शांति रखने की। और ऐसी परिस्थिति में भी समाज में टूटन पैदा न हो, इसके लिए उस परिस्थिति में भी अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। स्वयं को उस उकसावे में, उस भड़काने वाली परिस्थिति में दिमाग पर बर्फ रखकर उन्होंने काम किया है। हमको उन स्वयंसेवकों पर गर्व है, जैसा काम उन्होंने मणिपुर में किया। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। उनके कार्यों पर और उन स्वयंसेवकों पर, दोनों पर हमको गर्व है। लेकिन वहां सबको काम करना पड़ेगा। सरकार की इच्छा शक्ति तो है ही, उसके साथ साथ प्रशासन की कृति, जैसा मैंने कहा, उसको लाना पड़ेगा। सक्रियता, कुशलता दिखानी पड़ेगी। अविश्वास को, खाई को पाटने में प्रबुद्ध नेतृत्व को भी वहां के भूमिका बनानी पड़ेगी। लंबा काम करना पड़ेगा। ऐसी अनेक घटनाएं हम देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर यही है, परस्पर टीका टिप्पणी में न उलझते हुए हमको एकता की ओर बढ़ना पड़ेगा। हर परिस्थिति में यह एकता का भान समाज के विवेक को जागरूक रखता है। चंगुलों में समाज फंसता नहीं, षड्यंत्रों के अधीन नहीं होता। उसका कारण यह एकता ही है। संविधान में इसी एकता को, एकात्मता को एक मार्गदर्शक तत्व के नाते उद्धृत किया है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान संसद में देते समय जो 2 भाषण किए हैं, उन भाषणों को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि उसमें भी यही संदेश है बंधुभाव का। उसको कैसे लाना। आगे बढ़ते हुए मोहन भागवत जी ने भारत की एकता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि देश की एकता और देशों के लिए प्रेरणा बनी हुई है और देशों को प्रेरित भी कर रही है। दुनिया को देखते हैं तो दुनिया के देशों ने कुछ मानव निर्मित आधार खोजे एकता के। कहीं पर एक रिलीजन आधार बना, कहीं पर एक भाषा आधार बनी, कहीं पर समान आर्थिक हित आधार बने, जिसके आधार पर और उन्होंने एकता लाई। लेकिन ध्यान में आता है कि आधार टिकाऊ नहीं है और वो देश, उसमें बहुत ज्यादा विविधता नहीं है। उन देशों को यह समझ में नहीं आता है कि भारत में इतनी भाषाएं, इतने पंथ संप्रदाय, इतने खान पान रीति रिवाज, इतने दूर दूर के अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति वाले प्रांत होने के बाद भी सदियों से भारत एक होकर चल रहा है। उसका आधार क्या है? उनको समझ में नहीं आता। उनको आश्चर्यचकित करती है ये बात और उनको आकर्षित भी करती है। इसलिए वो लोग आते हैं भारत में, आकर कहीं ना कहीं ये बोल जाते हैं कि भारत से हार्मनी सीखनी चाहिए, सारे दुनिया को उसकी जरूरत है, भारत सिखाएगा। इसका आधार क्या है?
हमारी इस एकता का आधार क्या है? हमारी एकता का आधार है हमारी सर्वसमावेशक संस्कृति, जो किसी को पराया नहीं मानती, विविधताओं को वो अलगाव नहीं मानती, विविधता को वो श्रृंगार मानती है, उसका उत्सव करती है, उसका स्वीकार करती है। यह हमारी सर्वसमावेशक संस्कृति हम सबको जोड़ती है, और केवल जोड़ती नहीं है, हमको सिखाती है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा कुटुंब है। तुम्हारा कुटुंब अकेला नहीं, तुम्हारा गांव है। तुम्हारा गांव अकेला नहीं, तुम्हारा जनपद है। ऐसा करते करते जनपद से देश, देश से राष्ट्र, राष्ट्र से अंतरराष्ट्रीयता, वसुधैव कुटुंबकम तक विश्व के साथ एकात्मता, जड़ चेतन सारा विश्व। हे विश्वची माझे घर, ये सिखाती है। ये सिखाने वाली हमारी संस्कृति हमको एक करने वाली है, वैसी बनी। इसका कारण क्या है? हमारे पूर्वजों ने ये प्रत्यक्ष देखा, ये थियरी नहीं है, थियरी के आधार पर प्रयोग नहीं किया। उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभूति की, सारा विश्व एक है, एक से ही अनेक निकला है। इसलिए अनेकता का श्रृंगार के नाते स्वागत करो, स्वीकार करो, उत्सव करो, लेकिन हमेशा उसके अंदर जो एकता है उस पर अपने कदम पक्के रखो। समाज की एकता, सजगता और सभी दिशा में निस्वार्थ उद्यम, जनहितकारी शासन और जनोन्मुख प्रशासन, स्व के अधिष्ठान पर खड़े होकर परस्पर सहयोग पूर्वक प्रयास प्रत रहते, तब राष्ट्र बल वैभव संपन्न बनता है। और ऐसा राष्ट्र ही अपनी संस्कृति पर सबको अपना कुटुंब मानने वाली, तमस से प्रकाश को की ओर ले जाने वाली, असत से सत की ओर ले जाने वाली, और मर्त्य जीवन की से अमृत जीवन की सार्थकता तक बढ़ाने वाली संस्कृति, हमारी संस्कृति जैसी है वैसी जब वो संस्कृति होती है, तब वह राष्ट्र विश्व का खोया हुआ संतुलन वापस लाते हुए विश्व को सुख शांतिमय नव जीवन का वरदान प्रदान करता है। ऐसा भारत हमको बनाना है। ऐसे भारत बनने का, हमारे राष्ट्र के नवोत्थान का दुनिया में यही प्रयोजन है। चक्रवर्तियों की संतान लेकर जगत गुरु का ज्ञान, बढ़े चले तो अरुण विहान, करने को आए अभिषेक, प्रश्न बहुत से उत्तर एक। भारत माता की जय। तो दोस्तों, आज हमने सुना मोहन भागवत जी को, जिन्होंने अपने उद्बोधन में देश की G20 की मेजबानी की भूमिका बताई। इसके साथ ही देश की एकता की बात की और बताया कि देश को आगे बढ़ने के लिए हम सबको क्या कुछ करना चाहिए, और भी उन्होंने अन्य विचार हमारे साथ साझा किए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि मोहन भागवत जी की कौन सी बात ने आपको प्रेरित किया। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।